हरियाणा के कपल सुनीता अग्रवाल और राकेश अग्रवाल, ये 10 साल से एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे और उन्होंने 5 बार IVF भी ट्राई किया, पर हर अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल था। उनकी फैमिली ने इस पूरे इशू का ब्लेम सुनीता पे डाल दिया और सालों तक उसे मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया। लेकिन फिर 10 साल बाद मालूम पड़ा कि सुनीता नहीं बल्कि राकेश इनफर्टाइल था। इस सदमे से राकेश उभर नहीं पाया और फिर कुछ ही दिनों बाद राकेश ने खुदकुशी कर ली। वेल हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता। और आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि अचानक से इंडिया में इतने सारे IVF क्लिनिक्स खुल गए। आज इंडिया में अराउंड 2 करोड़ कपल्स इनफर्टाइल हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया जल्द ही दुनिया का इनफर्टिलिटी कैपिटल बन सकता है। बट हियर्स द बिग न्यूज, रिसेंटली ये पता चला है कि इंडिया के टोटल इनफर्टिलिटी केसेस में से 50% केसेस का कारण मेल इनफर्टाइल पार्टनर होता है, फीमेल नहीं। यस, अग्रवाल्स के केस की तरह ही बहुत सारे कपल्स को रियलाइज हो रहा है कि उनके बच्चा नहीं होने के पीछे का कारण उनका मेल पार्टनर है और ये नंबर भी काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है। स्पेशली मेट्रो सिटीज जैसे कि कोलकाता में तो 86% आदमी इनफर्टिलिटी के ब्रिंक पर है एंड दिल्ली में तो 15% से ज्यादा आदमी किसी न किसी इनफर्टिलिटी के स्टेज में आ चुके हैं। देखो, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? जब एक आदमी के सीमन में एवरेज स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म्स पर ml या उससे कम हो जाता है, उस आदमी को इनफर्टाइल कंसिडर किया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड का यही एवरेज स्पर्म काउंट आज से 30 साल पहले तक था 60 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमन। लेकिन बस गेस करो कि आज ये कितना हो गया? उससे 3 गुना कम, सिर्फ 20 मिलियन स्पर्म्स पर ml। इनफर्टिलिटी से बस 5 मिलियन ज्यादा। एंड इसमें भी सबसे शॉकिंग बात यह है कि मेल इनफर्टिलिटी का पहला पुख्ता सबूत यानी कि रीजन कब आइडेंटिफाई हुआ था पता है? वेरी रिसेंटली इन 1956। अब आप खुद ही सोचो, देश की हाफ पॉपुलेशन और उनकी फैमिलीज को इम्पैक्ट करने वाला ये इतना मेजर इशू है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कभी कोई रिसर्चेस क्यों नहीं हुए? इसका 2 वर्ड एकदम सिंपल सा आंसर है, सोशल टैबूज। मेल इनफर्टिलिटी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है एंड शायद ये हमारे लिए इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कई सारे देशों में बच्चा पैदा कर पाने को सीधा उस आदमी की मर्दांगी से जोड़ा जाता है। इनफैक्ट इस पे तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी हुआ है जिसमें अफ्रीका के कई सारे शहरों में रह रहे इनफर्टाइल आदमियों को क्लिनिक्स में बुलाकर उनके एक्सपीरियंसेस नोट किए गए थे। तब सब आदमियों में जो बात एकदम कॉमन थी वो ये थी कि बच्चे नहीं पैदा कर पाने की वजह से उनका सोशल स्टेटस यूजुअली काफी कम हो जाता है और फिर उन्हें अक्सर उनके नाम से नहीं बल्कि नामर्द या फिर नॉट मैन इनफ ऐसे नामों से एड्रेस किया जाता है। कुछ लोगों ने तो ये तक शेयर किया कि जब वो अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग्स में होते हैं तब उनसे मजाक में ही सही, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ब्रिंग योर वाइफ टू मी, आई कैन डू इट फॉर यू। और काफी बार तो ऐसा भी होता है कि उनके फ्रेंड्स अपने बच्चे उनके साथ नहीं भेजते क्योंकि ये भी एक काफी पॉपुलर टाबू है कि इनफर्टाइल मेन उनके बच्चे चुरा लेंगे। सो माय पॉइंट इज कि ये इतना बड़ा सोशल स्टिग्मा था कि इस टॉपिक से नजर हटाने के लिए अक्सर इस प्रॉब्लम की रूट कॉज को हमेशा औरतों पे डाल दिया जाता था। आज तक लोग बच्चे नहीं पैदा कर पाने को यूजुअली एक औरत की गलती मानते हैं, विच अगेन ट्रस्ट मी इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। यही सेम बायस आपको पता होगा अमेरिका के फादर ऑफ नेशन जॉर्ज वॉशिंगटन की वाइफ मार्था के साथ भी हो चुका था। जबकि सबसे बड़ी आयरनी तो ये थी कि मार्था के ऑलरेडी अपने पहले हस्बैंड के साथ 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी जॉर्ज के बच्चे नहीं होने का सारा ब्लेम चला गया मार्था के ऊपर। सो अब जब सोसाइटी इस प्रॉब्लम को सिर्फ एज वुमेन्स इशू देखेगी तो जाहिर है वो सोसाइटी सिर्फ वुमेन को ही फिक्स करने पर फोकस करेगी, राइट? इसका नतीजा 1956 तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने औरतों पर अनगिनत स्टूपिड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करके अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए रोम और ग्रीस में औरतों के वूम को स्मोक से फ्यूमिगेट यानी कि फ्यूम से डिसइंफेक्ट किया जाता था। तो वहीं कुछ यूरोपियन कल्चर्स में तो इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर्स औरतों को डक का सीमन पानी में मिक्स करके पीने के लिए प्रिस्क्राइब करते थे। अब ये सबसे फाइनली सोसाइटी का इस बात को कंसिडर करना कि हाँ ये प्रॉब्लम आदमियों को भी हो सकती है, इसी में सालों साल बीत गए। एंड जब थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना शुरू भी किया तब अगेन इसमें भी स्टार्ट में बहुत ही सारे सुपरस्टिशियस टेक्निक्स अपनाए गए। जैसे आदमियों की फर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए फॉलो की जाती थी एकदम बेसलेस पी इन द पॉट टेक्निक। उसमें एज अ नेम सजेस्ट एक पॉट में यूरिनेट करने के लिए कहा जाता था और अगर उसमें वर्म्स आते थे, कीड़े आते थे, तो इसका मतलब वो आदमी इनफर्टाइल है। सिमिलरली अगर ये पता करना होता था कि पति और पत्नी में से कौन इनफर्टाइल है तो उन्हें एक लेटस का लीफ पर पी करना पड़ता था। फिर उस पत्ते में से जिसका यूरिन पहले इवेपोरेट हो जाता था उससे ये कंफर्म किया जाता था कि वो ही इंसान इनफर्टाइल है। कैन यू बिलीव इट? ये एक्चुअल फर्टिलिटी डायग्नोसिस टेस्ट थे। ऐसे ही कई सारे सुपरस्टिशियस और एकदम इलॉजिकल प्रोसीजर्स में टाइम वेस्ट हुआ एंड फाइनली सीधा 1956 में जाकर पहली बार इस पर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट हुआ
एंड फिर उससे समझ में आया एग्जैक्टली कि मेल इनफर्टिलिटी एक्चुअली में कॉज कैसे होता है। चलो इसे एकदम सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ। सो बेसिकली टेस्टिस एक मेल बॉडी का स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जहां से ये स्पर्म प्रोड्यूस होकर फिर कई सारे सेमाइनल फ्लूइड्स के साथ मिक्स होकर सीमन फॉर्म करते हैं। अब मोस्ट इनफर्टिलिटी केसेस में स्पर्म प्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन वो सेमाइनल फ्लूइड से मिक्स होने से पहले ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी ब्लॉक हो जाते हैं। इस कंडीशन को अजूस्पर्मिया कहते हैं और इसके रीजंस कैन रेंज फ्रॉम इंजरीज टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन बॉडी एंड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। लेकिन ये जरूर याद रखना कि इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंस दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों बहुत ही अलग चीज है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि बेसिकली बीइंग अनेबल टू कीप अप एन इरेक्शन। लेकिन इनफर्टिलिटी में इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि मेल सफिशिएंट हेल्थी स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। अब ये इनसफिशिएंट हेल्थी स्पर्म प्रोडक्शन के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता है, ज्यादातर ये मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। जैसे कि अब अगर इंडिया की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज एंडोगामस है, यानी कि वो अपने ही कम्युनिटी में सिर्फ शादी करना पसंद करते हैं। एंड यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टडीज ने ये भी पाया है कि एंडोगैमी भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। सो हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट ने 973 इनफर्टाइल मेल्स पे स्टडी किया, जो कभी भी इनफर्टिलिटी कॉज करने वाले कोई भी नॉन फैक्टर से एसोसिएटेड थे ही नहीं। इस स्टडी से उन्हें ये पता करना था कि आखिर फिर वो इनफर्टाइल हुए ही कैसे। एंड रीजन निकला कि 30% सब्जेक्ट्स में जेनेटिक डिलीशन देखे गए थे। अब ये जेनेटिक डिलीशन क्या होता है मैं एकदम सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मेल्स के वाई क्रोमोसोम में AZF यानी कि अजूस्पर्मिया फैक्टर नाम का एक रीजन होता है, जो कि उनका फर्टिलिटी डिटरमाइन करता है। लेकिन जब इंडिविजुअल के दोनों पेरेंट्स एक ही सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हो, यानी कि एंडोगामस हो, तब रिसर्च में देखा गया है कि ये रीजन अपने आप ही डिलीट हो जाता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, क्यों होता है, इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना अभी भी बाकी है। लेकिन एंडोगामी भी बस एक ही रीजन है। ऐड टू इट लेट मैरिजेस। देखो, एज के साथ साथ भी ना मेल्स में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज होते जाता है। देखो, रिसर्चर्स के हिसाब से 22 से 25 साल एक मैन का सबसे फर्टाइल पीरियड होता है। एंड ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि 35 के पहले ही बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद फर्टिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज होने लग जाती है। बट एज यू नो, इंडिया में मैरिंग एज बढ़ती जा रही है। सो ये भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करता है कि क्यों मैरिड मैन अपने पार्टनर्स को इम्प्रेग्नेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस सब के अलावा एक और फैक्टर है जो लड़कों को इनफर्टाइल बना रहा है, पर आपने कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। गैजेट्स। एंड ये कोई रेडिएशन की वजह से नहीं है, बल्कि हीट के वजह से। सो हाल ही में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने एक हेल्दी सीमन सैंपल लिया और उसके 2.5 सेंटीमीटर दूर एक सेलफोन रख दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर की पॉकेट्स और टेस्टिस का बीच का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस भी होता है। फिर इसके 1 घंटे बाद जब उन्होंने उस सीमन सैंपल को एनालाइज किया तो ये पता चला कि उसमें स्पर्म क्वालिटी काफी ज्यादा डिग्रेड हो गया था। अब रीजन ये है कि अक्सर जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है ना, वो बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा ही होता है, क्योंकि वही टेम्परेचर स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए एकदम आइडियल होता है। और इसीलिए ही टेस्टिस स्क्रॉटम में बॉडी के बाहर सिचुएटेड होते हैं। लेकिन आज की तारीख में गैजेट से निकलता हुआ हीट अक्सर टेस्टिस के टेम्परेचर को वापस से गर्म कर देता है, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन वापस से पॉज हो जाता है। एंड ये कोई छोटी बात नहीं है, गैजेट्स का इंपैक्ट इतना मेजर है कि सिर्फ 1 घंटे के लैपटॉप यूज से स्क्रॉटम टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सो अब आप बस इमेजिन कर सकते हो कि हर घंटे की यूजेज से ये स्पर्म प्रोडक्शन को कितना ज्यादा हैम्पर करता होगा। ऑल्सो टू नो वन सरप्राइज, स्मोकिंग भी मेल फर्टिलिटी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। सिगरेट्स में लेड और कैडमियम जैसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ही काफी ज्यादा बदल जाती है। जैसे ये एक नॉर्मल स्पर्म है और ये है आफ्टर स्मोकिंग वाला एबनॉर्मल स्पर्म। बट होल्ड ऑन, यू नो व्हाट, एक चेन स्मोकर पर एग्जैक्टली जितना स्पर्म डैमेज होता है ना, उतना ही एग्जैक्टली हो सकता है एक ऐसे इंडिविजुअल पर जो एक पोल्यूटेड एरिया में रह रहा है। यस, ये फाइंडिंग्स है एक चाइनीज स्टडी की, जिसमें ये पाया गया कि कोल माइंस के आसपास रहने वाले ज्यादातर मेल्स इनफर्टाइल होते हैं, टू द पॉइंट कि उनमें से कईयों का स्पर्म काउंट तो लिटरली 0 था। बट फॉर्चुनेटली फॉर द मोस्ट पार्ट कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह करके इनफर्टिलिटी के रिस्क को काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग का केस ही ले लो। ऐसा भी पाया गया है कि इससे कॉज होती हुई इनफर्टिलिटी काफी सारे केसेस में रिवर्सिबल भी होती है जब वो सिगरेट की आदत छूट जाती है। और देखा जाए तो मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट्स के साथ इससे कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी निकले हैं, जैसे कि सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF वगैरह वगैरह। लेकिन इस कहानी का एक अलग पहलू भी है। डिड यू नो, आज इंडिया में आधे से भी ज्यादा यूथ विलिंगली बाय चॉइस चाइल्डलेस रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको देख सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक आजकल लोगों को पता है कि ये इनफर्टिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। और क्या आपको पता था इसके बारे में? नीचे कॉमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।